सोचा था लाइब्रेरी बनेगी तो वहां जाके बैठा करूंगा। वहां जाते हो तो तुम व्यू देखते रहते हो, नहीं तो तुम बैठते जाते नहीं। जाता ही नहीं हूँ। हाँ, कितने 3 या 4 बार तो गया हूँ। वो भी तो स्विमिंग से आते जाते तुम थोड़ा नजर मार लेते हो बस। तो नहीं। सुबह वो कोरियर देने आया था ना, बताई थी कल, पूछा था कि वो लाइब्रेरी है आपकी, तो वो आया था, कह रहा मैं ना अगली बार आऊंगा आराम से देखते हैं। अभी मेरे पास सुबह सुबह आया ना, कह रहा पैकेज है काफी, कह रहा अगली बार आऊंगा ना आराम से लाइब्रेरी में बैठूंगा। मैंने कहा okay। ये होता है, एक लेवल ऐसा आता है, सभी लोगों के लाइफ में ऐसा लेवल नहीं आता ना, वो तो भाग रहे होते हैं। हाँ, ये चीज मिलती है क्या चीज? कि बुक्स वगैरह पढ़ना, थोड़ा बैठना, ये सब। मैं कुछ और कह रहा हूँ। ओके। मैं मनोस्थिति की बात कर रहा हूँ, तू एक्शंस की बात कर रही है। हाँ, ये भी ठीक है। मतलब एक ऐसी स्टेज आती है कि आप जिस चीज को चाहते हो वो जब चीज होती है तो आप के लिए वो चीज मतलब अब उसमें दिलचस्पी नहीं रहती। इसको दो तरीके से हम ले सकते हैं। एक नेगेटिव, ये तो भी नेगेटिव बात है ना। बच्चे ने बोला मैं एमबीए करूंगा, 2 साल करने के बाद छोड़ दिया। इसने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, 3 साल पढ़ाई करने के बाद छोड़ दी बीच में ही। या डॉक्टर बन गए तो अब मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा। ये हो गया नेगेटिव। बच्चे ने जिद किया मैं ये खिलौना चाहिए, खिलौना मिला, अब वो खिलौना पड़ा रहता है कोने में। ये हो गया नेगेटिव तरीका। एक होता है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो एक मनोस्थिति ऐसी होती है। जैसे अब मैंने लाइब्रेरी 3 साल से बोल रहा था कि लाइब्रेरी बनाऊंगा। अभी किसी ने कमेंट किया कि ये तो कंसेप्ट आउटडेटेड है, आपको गो विद द फ्लो चलना चाहिए। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कोई बुक्स थोड़ी प्रमोट कर रहा हूँ या बुक्स थोड़ी बेच रहा हूँ। वो एक माहौल है, एक मैसेज है ना। तो अब लाइब्रेरी 3 साल पहले बोला था, 2.5 साल पहले बादेम वाले घर में। बादिम वाले घर में कि यार हमने एक लाइब्रेरी, उस दिन उनका फोन तो आया था जो सबसे पहले आए थे हमारे घर मिलने, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा भी आया था। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बोला, कह रहा कि आप फाइनली आपका ड्रीम पूरा हो गया कि भी आपने, तो उनको डेट भी याद थी 28 फरवरी 2022 को आपने बोला था जब वो मेरे घर आए थे। तो मैंने कहा कि मैं एक वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी लेके एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पे बच्चे आके गेम खेले, इंडोर गेम हो, बुक्स पढ़े और ऐसे करके। तुमने कहा अब उनको ये मालूम ही नहीं कि मैं तो जाता ही नहीं। ये इसलिए ऐसी स्थिति होती है। नेगेटिव तो हमने बता दिया कि मन उठ गया जी, बड़ा सोचा था ये करेंगे करेंगे, अब मन उठ गया, वैल्यू डाउन हो गई, मतलब उस चीज की मिल गई तो वैल्यू डाउन हो गई। या वो सीन नहीं है, इसकी वैल्यू तो बहुत है नजर में। आपने अपना जो फिनिशिंग लाइन है या बेंचमार्क है उसको आगे कर दिया। हाँ। जो 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 थिंकर होते हैं, जो सोचते हैं, जो रैशनल होते हैं ना, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। एक स्टेप कंप्लीट होने जा रहा होता तब तक दूसरा कंप्लीट स्टेप उनका आ जाता। कोई भी सोचने वाला व्यक्ति सोचता तो हर कोई है, बिना सोचे तो कोई नहीं रह सकता। 24 घंटे में सबके मन में 60,000 विचार आने हैं अप्रोक्सीमेटली। मतलब हम जिसको थिंकर बोलते हैं, जो मतलब आइडियोलॉजीज के बारे में सोचते हैं। एक आदमी सोच रहा है यार मेरे को दुकान जाना है, मेरे को फैक्ट्री जाना है, मुझे पैसा कमाना है, कल गाड़ी चेंज करनी है, ईएमआई भरनी है, ये भी सोच रहा है। एक होता है जो फिलोसफी या साइकोलॉजिकल लेवल पे सोचता है, तो वो कभी संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट दोनों ही नहीं है, एक मटेरियलिस्टिक चीज को लेकर संतुष्ट नहीं है, एक विचारों को लेकर संतुष्ट नहीं है। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट।
पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अब मुझे ये लग रहा है कि ये कोई बड़ी चीज थोड़ी तू चाह रहा था, इससे चीज की वैल्यू नहीं डाउन हुई, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि यार ये, अब वो मेरी नजर में लग रहा है कि ये ठीक है, पर ये चीज तू कैसे यहाँ पे, कि मतलब ये तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट थोड़ी हो सकता है। अगर सुकरात पहला विचार देने के बाद कहता कि मैंने तो बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग विचार दे दिया सोसाइटी को, और रुक जाता। सोचना है? अब और क्या सोचना, अब और क्या सोचना, दे तो दिया है विचार। तो प्लेटो किस बात पर 26 किताबें लिखता है? प्लेटो तो फिर क्या है, वही लिखता कि उसकी बीवी पानी फेंक दिया करती थी ऊपर से। प्लेटो ने वो कौन सी बुक लिखी थी, रिपब्लिक ना, वो भी आने आज। अब ये कुत्ता है, इसके पास जो भी थोड़ा बहुत समझ है या सोचना, ये वर्तमान में जी रहा है। इसको इस समय ये पाव चाहिए, बटर वाला पाव या पनीर वाला पाव। इसको नहीं मतलब कि आधे घंटे बाद क्या होगा। अब कुछ निकल नहीं रहा अंदर से, मन नहीं करता। ये लाइव में सवाल आते हैं, चलो सवाल के तो आप जवाब दे रहे हो। और जैसे पहले मैं बैठ के ऐसे अकेले वीडियो बनाता था, वो तो तुमने वो आए जब से बनाया ही नहीं एक भी कोई। मतलब अब ना लाइफ में एक चेंज आ गया कि अब आप अकेले जब रहोगे तब जो थिंकिंग आएगी, फिर उसके साथ एक जोश आता है, फिर फटाफट मैं सीधा मोबाइल ऑन किया और वीडियो बना डाला। अब वो नहीं आ रहा यहाँ पे। और बात यहाँ पे नहीं, एक ने सजेशन दिया कि अच्छा तो फिर यार यहीं पर एक होटल ले ले, होटल में जाके रह ले। मैं कहा भाई धन्य हो तू। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार कोई ऐसा सलाह कैसे दे सकता है। ऐसे तो फिर मैं अपने घर में नहीं कमरे में बंद हो। अब मेरा एक एक टाइम दिन वेस्ट हो रहा है क्योंकि मैं सोच ही नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं नहीं सोच रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे दिमाग को खुराक नहीं मिल रही है। मतलब मेरा क्या सबके साथ ही ऐसा होता है, जिसके उसके दिमाग को भी तो खुराक चाहिए ना, हम शरीर को तो खुराक देते हैं। अब मैं दिमाग को खुराक नहीं दे पा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज पे सोच नहीं पा रहा हूँ। इस चक्कर में बेकार की कोई वीडियो देख लिया या बेकार के इसी चक्कर में बेकार की चीजें दिमाग में आई कि वो चलो जी ऑनलाइन में पैसे डाल के लोगों को दिखाते हैं खेल के। नहीं तो मैं दिखाता ही नहीं। लोग मुझसे पूछ रहे एनिमल देखी क्या। तुमने सही जवाब दिया, हाँ मैं रोज देखता हूँ। मैंने कहा मेरे एनिमल मेरे घर में है। फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से हम सब एनिमल हैं। परसों जो कैसीनो में कुछ लोग मिले थे ना, वो हमसे इस तरीके से आके मिले थे जैसे वो हमसे रोज मिलते हैं। हाँ वो अरे तो मतलब गेट पे कैजुअल तरीके से उन्होंने हाय हेलो किया। गेट पे जब मैं घुसा ना, तो एक लड़का फोन पे बात कर रहा था और वो लड़का ना मुझसे अरे सर और हाथ मिलाया। मैंने कहा जैसे ही मुझे जानता है और कई बार मिल चुका है और जैसे मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। और वो इतना पॉजिटिव वाइब्स आई उसके साथ मिलके। बल्कि मैंने देखो बोला भी नीचे कैसीनो में, एक लड़का मिला मेरे को और वो मैं उसको पहली बार देख रहा हूँ, वो मुझसे ऐसा मिला कि जैसे मतलब मेरे को कई बार मिल चुके हैं। हाँ बहुत हाय हेलो है। उसके बाद भी जब टेबल पे वो 2-3 आए थे बॉयज, वो भी ऐसे ही बात कर रहे थे, मतलब जैसे कि हाँ। चक्कर क्या है ना कि ये होता है रियल कंटेंट का। मतलब जैसे हम
अब हम जो बात कर रहे हैं ये हम कोई लिखी हुई नहीं बात कर रहे हैं। हाँ। ना हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि मैं बीच में कुछ नहीं बोल रहा हूँ या मैं एंटरटेनिंग नहीं बोल रहा हूँ, लोगों को मजा नहीं आएगा वीडियो में, हम परवाह नहीं करते। इसीलिए शायद हमारे व्यूज कम आते हैं। और व्यूज जो आते हैं फिर वो ऐसे देखते हैं ना कि अरे यार इनको तो हम रोज देखते हैं। हाँ वो जाते टाइम में मुझसे मिलके गए। हाँ, वो आते आगे अच्छा सर हम जा रहे हैं, जबकि इस बीच में दोबारा हम मिले भी नहीं। जो उन्होंने पहली बार हाई किया था, फिर जब जाने के टाइम पे आए उनमें से किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं कि आ गए इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि घर में कोई आया चलो हाय हेलो कर ले, फिर जाते टाइम में बाय कर दिया, जस्ट लाइक। और ये चीज कमानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोग आपके साथ दिल से जुड़े। हाँ। क्योंकि आप रियल हो ना, आपने परवाह नहीं करी कि यार वो बुरा सोचेगा, वो भला सोचेगा, वो इम्प्रेस कैसे होगा, आप इम्प्रेस करने में नहीं लगे। कई बार लोग बोलते कि अरे यार मजा नहीं आया। मैंने कहा मजे के लिए थोड़ी, अब मैं तुम्हारे मजे के लिए मैं मुजरा करना शुरू कर दूं। और कई लोग बोलते हैं कि हम आपको बहुत मानते हैं, आपके बड़े दीवाने हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आज हो कल रहोगे नहीं रहोगे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जीवन में, मैंने उन पर बात नहीं की है। पता नहीं हो सकता है जब मैं बात करूँ वो आपको वो ना हजम हो, इसलिए इतनी जल्दी मेरी तारीफ करने में जल्दबाजी मत करो। आज संदीप महेश्वरी के फैंस ही उसको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। हाँ आपके मम्मी का फोन है, करो बात। पहल ये प्लेट ले जा अंदर, मैंने और नहीं खाना, ये टोनी इसी को घूरता रहेगा। थोड़ा सा इसमें से तोड़ के टोनी को दे दे। हाँ तू खा ले और टोनी को भी दे देना। लगवाया नहीं। क्या हुआ? वो पूछी थी वो लाइब्रेरी पे वो कैमरा सीसीटीवी लगवाया अभी। हाँ तो कहना कैमरे लगवाने हमने लाइब्रेरी में। लोग ना देर सवेर समझ जाते हैं कि क्या रियल है। जो बंदा बात कर रहा है वो जेन्युइन है, स्क्रिप्टेड है, सब समझ आ जाता है। और इंटरनेट पे रियल कंटेंट ही बहुत कम है, बहुत कम है। ये जितने गुरु महात्मा हैं, ये जो संत है, ये आजकल नए नए आचार्य पैदा हो गए हैं और होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। सही बात है। क्योंकि चाणक्य की एक बात मुझे बहुत सही लगी कि जब तक मूर्ख रहेंगे धूर्त राज करेंगे। और कुछ धूर्त हो सकता है मेरी तरह भी हो, जो हो सकता है ना मेरी तरह भी हो कि जो रियल दिखाएं, अच्छा दिखाएं, पर अंदर कुछ और ही चल रहा है। अभी किसको पता हमारे तेल के कुएं सच में है वहां। नहीं अब गालियां थोड़ी कम आने लग गई हैं। मतलब लोग अब थोड़ा सा ना दिल से जुड़ रहे हैं। मैं टेढ़े मेढ़े जवाब देता हूँ तो लोग झेल लेते हैं उसको। पहले तो 1 मिनट में आपे से बाहर हो जाते थे। और अब कुछ हद तक ना वैसे सवाल भी कम हो गए हैं कि आप पैसे कहाँ से कमाते हो। वो कम आते, 1-2 आ जाते हैं। वो नए लोगों के आते हैं। जैसे कल एक स्टूडेंट ने पूछा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हाँ। और मैंने उसको जो जवाब दिया उसके बावजूद भी उसने उसको एग्री किया, मतलब भड़का नहीं वो। हाँ। जब तुमने उसको पायलट बाबा वाला एग्जांपल दिया तो वो खुद ही उसने लिख के भेजा पायलट बाबा। उसी का ही था। उसी को था ना जो वो एमबीबीएस करना चाहता था क्रिकेट का। नहीं एमबीबीएस वाला अलग था। वो था जो मैं क्रिकेट की बैटिंग कर रहा हूँ। हाँ वो क्रिकेट पे बैटिंग कर रहा। वो मूवी थी दावा मूवी शायद, उसमें वो अमरीश पुरी गंजा होता है, वो ऐसे पायलट की ड्रेस में रहता है पूरी पिक्चर में, कहता है प्लेन तो उड़ा नहीं पाया, आदमी उड़ाता हूँ। ये बात सच है। चीजें याद रखना बहुत मुश्किल है, तुम्हें पॉइंट में चीजें याद भी आ जाती। हाँ ये मेरे को वो जो याद है एक सब्सक्राइबर आए थे जिनकी डेथ हो गई, जिन्होंने गेट वेट लगवाया था, सीमंत यादव। हाँ। तो उन्होंने बोला कह रहे यार आप पिक्चरें तो कम देखते हो, ये तो मुझे मालूम है। मैंने कहा हाँ अभी फिलहाल पिछले 10-15 साल में तो हमने ज्यादा मूवीज नहीं देखी, पिछले 5-6 साल में तो बिल्कुल ही नहीं देखी। तो
कह रहे पर ये कमाल की बात है कि आप हर जगह पर हर पिक्चर का कोई ना कोई डायलॉग, कोई ना कोई गाना, कोई ना कोई सीन निकाल के लिए आते हो। मैंने कहा लेटेस्ट में नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने देखी नहीं, पर नहीं कम है। कह रहे पर वो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपको जब जहां पर जो चीज का एग्जांपल देना, आप उसी टाइम पे वो पिक्चर का सीन निकाल के ले आते हो। इस पिक्चर में 19 साल में मैंने तुम्हारे मुंह से पायलट बाबा का नाम नहीं कभी सुना सुना ना। और दावा मूवी मैंने नहीं देखी तुम्हारे साथ आज तक। अरे दावा मूवी तो मैं बता रहा हूँ शादी से पहले रिलीज हुई थी। आई एम नॉट श्योर कि दावा ही मूवी है, पर वो उसी आसपास की मूवी है जब अक्षय कुमार ये बी ग्रेड की फ्लॉप मूवीज कर रहा था, सोनाली वो तो बिंद्रे बहुत की पहले तरह की है, वो। शादी से पहले हाँ, की। तो उस समय का था वो पिक्चर में वो डायरेक्ट। तो उसने बोला ना कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो मैं कहा चलो क्रिकेट में बैट ही लगा देते, नॉलेज है तो उसमें वो मुझे तुरंत दिमाग ने देख कैसे सबकॉन्शियस माइंड ने कहीं 20 साल पुरानी मेमोरी निकाली कि पिक्चर में आपने कोई सीन देखा और उस सीन में मैंने बोला कि अरे वो अमरीश पुरी कहता था कि यार पायलट बनना क्या शौक था, पायलट तो बन नहीं पाया, तो प्लेन तो उड़ा नहीं पाया, आदमी उड़ाता हूँ। अच्छा, ये इतना पॉपुलर डायलॉग भी नहीं है जो आपने कहीं सुना हो। अरे एक बार क्या हुआ, शादी से भी 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं वो दीक्षित जी के घर में रहता था अकेले, मैं, हीरा और हम 3-4 लड़के थे, तो बैचलर लड़के हम लोग रहते थे उनके यहाँ। तो एक दिन मैं मार्केट से आया, मार्केट बोलते थे ना भागीरथ पैलेस को, चांदनी चौक में। तो मैं रात को आया 8-8:30 बजे मार्केट में। तो ये सब में मैं मशहूर था कि मैं ना पिक्चर का कोई भी सीन देके पिक्चर का नाम बता देता था मोस्टली। तो मैं एक घुसा तो इनमें ऐसी बात चल रही, अरे सोनू आया, सोनू बताएगा, सोनू बताएगा कौन सी पिक्चर चल रही है। वो टीवी पे केबल होता था उस समय, टीवी पे क्या सीन चल रहा था, जंगल था, जंगल में से एक ट्रक गुजर रहा था। अच्छा, सिर्फ एक जंगल था और जंगल में से एक ट्रक गुजर रहा था। मैंने कहा तो कमांडो है मिथुन चक्रवर्ती की। और मैं बोलने का सोच रहा हूँ कि यार मैंने सही बोला, सच में कमांडो ही निकली। और कमांडो मूवी सोचो उससे 10 साल पहले आई थी, 15 साल पहले आई थी। मतलब मैं 4th क्लास में, 3rd या 4th में था जब मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी की कमांडो मूवी आई थी। और ये बात मैं बता रहा हूँ उस पिक्चर के आने के, मतलब जब मैं 22 साल का हूँगा, तो वो ट्रक गुजर रहा था, 22 भी नहीं और 2-3 कम का ही होगा। वो उसने कहा अरे सोनू बताया कौन सी पिक्चर है, और मैंने देखा और उसमें सिर्फ एक जंगल दिख रहा था, जंगल में से एक फौजी का ट्रक गुजर रहा था, बस इतना ही सीन था, कोई कैरेक्टर नहीं था उसमें। मैंने कहा तो कमांडो है मिथुन की। तो ये होता है कई बार, कोई बात पता होती है पर वो टाइम पे याद नहीं आती है, और वो उस समय क्लिक कर पाना। अब जैसे मेरे को मेरे स्कूल का पहला दिन याद है। हाँ, मुझे मेरे स्कूल का पहला दिन याद है कि मेरी मम्मी मेरे को बॉम्बे के लिटिल फ्लावर इंग्लिश हाई स्कूल में छोड़ने आई थी। मेरा पहला दिन था, मैं रो रहा था और मेरे बाल ऐसे होते थे, घुंघरालू लंबे बाल होते थे ऐसे इधर से कर्ली। तो मेरे को रोता वो छोड़ गए स्कूल में। ग्रीन कलर की ड्रेस थी, व्हाइट शर्ट, ग्रीन निक्कर, व्हाइट शर्ट और एक टाई, टाई के ऊपर येलो कलर के धागे से लिटिल फ्लावर इंग्लिश हाई स्कूल लिखा का नहीं, उसका सिर्फ पहला अक्षर, वो फोटो भी होगी। तो और उस दिन मम्मी मुझे छुट्टी होने से पहले ही आ गई लेने, मतलब हाफ डे में ही आ गई लेने, और केले लेके आई थी, 4 या 6 केले लेके आई थी कि भी चलो। मैंने मेरी लाइफ में मैंने पहली परचेजिंग कब करी थी मुझे मालूम है, मैं 1st क्लास में था, आई थिंक 1st या यूकेजी होती ना, यूकेजी या 1st में था। मुंबई के घाटकोपर में हम लोग रहते थे, विक्रोली या घाटकोपर में। तो मेरी मम्मी ने बोला जाकर के अकेले जाके लेने, तो मैं अकेले जाऊं? मम्मी ने कहा जाना, पैसे पूछना और ऐसे से। तो मैं घर के बाहर ऐसे से गया, उधर रोड था, मुंबई सेफ ही होता होगा, और फिर ये हिम्मत भी तो चाहिए ना। तो मेरी मम्मी तो शुरू से डेयरिंग बाज है, उनमें हिम्मत की तो कोई कमी है नहीं। तो मेरे को उन्होंने भेजा, मैं ऐसे गली से निकल के सड़क पे गया, वहां पे केले की रेडी रोज लगती थी, उससे मैं केले खरीद के लाया। अब ये बात मैं अगर अपनी मम्मी से पूछूं उन्हें भी याद नहीं होगी। इवन एक बार दिल्ली में हमारे दोस्तों में बात चली, मैंने कहा मुझे मेरे स्कूल का पहला दिन याद है। उन्होंने कहा अरे याद है, तो कोई ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैंने उसी टाइम मम्मी को फोन मिलाया और मैंने कहा मम्मी आपको याद है आप पहले दिन मेरे को आई थी हाफ डे में लेने, मेरे को केले लेके आई थी? मम्मी कह रही मुझे याद नहीं, हो सकता मैं लाई हूँ, लाई तो थी कुछ। ये तो याद था ना कि जल्दी आ गई थी, लेने गई थी, ये तो केले का नहीं आता कि कुछ ये कॉमन सेंस भी है ना कि पहले दिन तो, अब पहले दिन तो हमने भी शोना को प्ले स्कूल में छोड़ा था, तो मैं भी स्कूल उसके प्ले स्कूल के बाहर चक्कर काट रहा था कि यार जो बच्चा भी आपके घर में था इतने साल से, आज वो एक जगह पे है। इसके टाइम पे ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वो रेफरेंस था। हाँ। जब पहले दिन शोना को छोड़ के आए थे तो हम दोनों ऐसे खाली घर में बैठे थे कि करे क्या, समझ पेंट चल रहा था, पेंटर भी खाली था क्योंकि रोज उसके डब्बे छिड़ती थी।
पहल को जब पहले दिन छोड़ गया तो हमको नहीं अजीब लगा, पर इसको छोड़ने के बाद ना मैं थोड़ी देर बाहर बैठी थी, किसी ने पेरेंट ने आके गेट खोला अपने बच्चे को अंदर भेजने के लिए, ये अंदर से भगी हुई आई, दौड़ती हुई रोती हुई, मैं इसको फट से पकड़ा, मैंने कहा जा रही है, फिर इसको लगा अच्छा मम्मी तो यहीं बैठी है, फिर ये अंदर शांति से चली गई। मुंबई में तुम सिर्फ लिटिल फ्लावर वाले स्कूल में पढ़े थे, कोई और स्कूल में भी पढ़े थे? मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट मैंने बॉम्बे के लिटिल फ्लावर इंग्लिश हाई स्कूल में की। उसके बाद सेकंड क्लास मैंने उसके बाद मैंने फर्स्ट दोबारा करी थी जलंधर में, पंजाब में, पंजाबी मीडियम की वजह से। उन्होंने बोला इसको पंजाबी नहीं आती है तो हम इसको सेकंड में नहीं डालेंगे, वो तो बल्कि और छोटी क्लास में डाल रहे थे, पर बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे फर्स्ट में डाला, तो मैंने फर्स्ट 2 बार करी। मैं फर्स्ट में फर्स्ट आया था, पर मुझे फिर भी फर्स्ट करनी पड़ी क्योंकि मैंने फर्स्ट की थी मराठी मीडियम में, और फिर वो पंजाब में पंजाबी चलती है, मैंडेटरी है, तो फिर मुझे पंजाबी तो आती नहीं थी, ऊड़ा एड़ा डी, जैसे क ख होता है ना, ऐसे पंजाबी में ऊड़ा एड़ा ईडी ससा हा होता है, वो मुझे आता नहीं था, तो मुझे दोबारा फर्स्ट करनी पड़ी, तो मैंने फर्स्ट 2 बार की है। हाँ, अगर मैं 1 साल और आगे होता ना, तो उसके बाद मैंने तो तुम 11th में आने में भाग गए। हाँ, तो फर्स्ट मैंने 2 बार की, एक बार बॉम्बे में लिटिल फ्लावर इंग्लिश हाई स्कूल, दूसरी बार एसडी मॉडल स्कूल, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैंने की दिल्ली के कैलाश नगर में जैन शिशु निकेतन स्कूल में, जहाँ पे मुझे संदीप मिला था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ मैंने की बॉम्बे के ठाणे महानगर पालिका स्कूल में, मुलुंड के साथ में ठाणे में एक जगह थी। और उसके बाद सिक्स्थ मैंने की DSSD हाई स्कूल, वही मॉडल SD मॉडल स्कूल के साथ में, वापस पंजाब में, जलंधर में सिक्स्थ की। फिर मैंने 7th की दिल्ली में, ये झील जो है ईस्ट दिल्ली में, झील कुरंजा मुर्दघाट स्कूल बोलते हैं उसको, शमशान घाट के सामने था इसलिए मुर्दघाट स्कूल बोलते हैं, उसमें मैंने 7th की। फिर 8th 9th और 10th में जो 2 महीने 3 महीने पढ़ा, वो मैंने पार्वती जैन स्कूल जलंधर में की, फिर वहां से मैंने स्कूल छोड़ दिया। इस बीच में 2-3 स्कूल मैंने वो चेंज किए, जैसे कहीं 2-3 महीने पढ़ा, कहीं 2 महीने पढ़ा, चेंज करने के चक्कर में। एक घाटीपाड़ा में स्कूल था मुलुंड में, उसमें मैं कुछ 5-6 महीने पढ़ा, पर टीसी नहीं था तो फिर छोड़ना पड़ा वो स्कूल। एक और स्कूल था, उसमें भी कुछ महीनों पढ़ा था। ऐसे करके 2-3 स्कूल तो मेरे ऐसे ही चेंज हो गए। बचपन से तुम्हारा ये चेंजिंग का दर्द है? हाँ, कई लोगों को जब उस समय बताता तो कहते थे अच्छा पापा गवर्नमेंट जॉब में होंगे। मैं कहा नहीं, पापा शराब बहुत पीते थे। कह रहे मतलब कि उनको लगा गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ट्रांसफर हो रहा है। कहते नहीं, शराब बहुत पीते। कह शराब पीते थे तो ये क्या चक्कर है? मैंने कहा वो हमारा घर बसता था, फिर वो शराब पीनी शुरू कर देते थे, फिर हम अलग हो जाते थे तो हम कहीं और चले जाते थे, फिर वो बाद में सुधर जाते थे, हम वापस आ जाते थे, वो फिर शराब पीने लग जाते थे, हम फिर अलग हो जाते थे। पर बड़ा डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है कि आपने अपना एक पूरा घर बनाया और फिर आप उसको छोड़ के जा रहे हो। हाँ। तो अब हमें मालूम था कि हम जो भी सामान छोड़ के जा रहे हैं, घर बनाया, तो सब डैडी ने बाद में शराब पी करके बेच देना, और वही होता था। एक बार मकान मालिक ने रख लिया, उसका किराया नहीं दिया था तो उसने ताला लगा दिया, फिर वो सामान बाद में पता किया कि उसने उस सामान को बेच बाच के अपना पैसा लिया। एक बार किसी ने फिर पैसे देके बाद में सामान छुड़वाया, तो वो फिर उन लोगों ने यूज किया, रिश्तेदारी थे कोई दूर के। तो जैसे हमने पहली बार जब गैस आई थी हमारे घर, सिलेंडर, किराए के मकान पे रहते थे, गांधीनगर, दिल्ली में गांधीनगर में, कैलाश नगर का और गांधीनगर का बॉर्डर था, गली नंबर 18 घास मंडी, गली नंबर 18 घास मंडी, 2844 या 2863 मकान नंबर था। ठीक है, उनके मकान मालकिन के 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी लड़की थी, हमसे काफी बड़ी थी, गुड़िया, धीरज और राजू। धीरज राजू 2 बेटे थे उनके। तो उस मकान में हमने पहली बार गैस खरीदी थी। तो वो गैस हलवा बना था पहले दिन, होता ना मीठा बनाएंगे, और उसमें हाँ मिक्सी हमारे पास पहले, बल्कि एक मैं जब दोबारा मैं दिल्ली में आया, काम वगैरह करने लगा, तो मैं किसी के वही रिश्तेदार
थे उनके घर गया तो वहां पर मैंने वो मिक्सी देखी जो हमारे पास होती थी, मतलब हमारी ही मिक्सी थी वो, जैसे उनके पास आ गई तो मेरे को वो मिक्सी चाहिए थी, जबकि उस मिक्सी का कोई वैल्यू नहीं, तो 20 साल पुरानी थी। पर वो अपने वो क्या है, वही वो की बचपन यादें की याद हैं, है। वो थी। तो अब फिर पर अब जाके समझ में आया कि आप ज्यादा यादों को कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था पहले दिन, जब स्कूल का पहला दिन, वो कोई सामान तो याद नहीं है ना, मैं अकेले थोड़ी संभाल के रख लेता। वो हीमैन खो गया जो तेरी वजह से वो हीमैन था। शुक्र है बाकी के खिलौने बच गए। अभी एक और स्टेज आएगी आगे लाइफ में जहां पर आपको इन चीजों की वैल्यू मालूम पड़ेगी। तुम देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर में एक कमरा में कलेक्शन बनाते हैं। कलेक्शन या फोटोज लगाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोग लकी हैं कि इनके टाइम पे इंटरनेट और कैमरा हर हाथ में है। हाँ। नहीं तो हम तो सेलिब्रिटीज के ही इंटरव्यू वगैरह में उनके बचपन की, उनके पास बड़े बड़े हैंडी कैम होते थे क्योंकि वो अमीर होते थे, हाँ। है ना। उस तरह अब का हमारे पास handy थोड़ी cam- बचपन में, हमारे तो यहाँ कभी साल 6 महीने में कभी फोटो खिंचवाने गए एल्बम। सोना के होने के बाद हमने जबरदस्ती एक कैमरा खरीदा था, वो पोलर कौन सा था वो रील वाला बोलते थे, कोडैक का। कोडैक का। मेरी आज भी मैं एल्बम में अपनी फोटो देखता हूँ ना, तो मुझे वो फोटो देख करके समझ में आ जाता है कि ये जीवन में कुछ करेगा। वो फोटो में ही मुझे वो चीज, नूर आंखों में तो नूर की बात नहीं, जैसे एक होती है ना जजमेंट। जैसे वो आए थे आशीष बोरकर, तो मैंने उनको बोला था कि आपका बेटा जीनियस है, आप इसको दुनिया की नजर से मत देखो। वो एक आती है आपके अंदर, आप इतने आपने लोगों को घूमे मिले हो, आप इतनी जगह रहे हो, इतने मिले हो, और फिर आपने रोका नहीं अपना सफर। हाँ। उसके बाद फिर साइकिलिंग के दौरान में कितना लंबी, वो तो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद अभी भी मैं इस साल 6 कंट्री घूम चुका हूँ, हर कंट्री में 1-1 महीने 2-2 महीने रहता हूँ, तो कुछ तो पल्ले पड़ता ही होगा ना। तो उस हिसाब से आपके अंदर एक फिनिशिंग टच क्वालिटी आती है, एक जजमेंट क्वालिटी आती है। तो वो उसके नजरिए से जब मैं फोटो, पहले तो मैं होता है ना कि आदमी अपनी फोटो देख के मजाक में बोलता है कि ये कुछ करेगा, है ना। या जब भी आदमी अपने पीक पे होता है तो बोलता है कि अरे मैंने तो बोला था मैं करके देखूं। अब मैं उस वजह से नहीं कहता हूँ, अभी तो मैंने एल्बम ही नहीं देखी कई सालों से, पर मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे को मालूम था, मैं तेरे को कितना बोलता था कि अगर मैं, मेरे जैसे का एक लेवल पर पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों का नॉलेज से ट्रस्ट हट जाएगा। नॉलेज से ट्रस्ट, क्योंकि लोगों का मतलब पूरी दुनिया का नहीं, पर जितने लोगों के सामने मैंने बचपन से आज तक भाषणबाजी दी है, वो सब कहते देखो जी भाषण पे राशन नहीं मिलता, वो यही बोलते। नॉलेज वाले बंदे का फिर ये मतलब सफल होना बहुत जरूरी होता है। जरूरी। और पहली बात ये है कि अगर वो सफल नहीं है, हाँ। तो ये पक्की बात है कि वो नॉलेजेबल ही नहीं है। ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। नॉलेज वाले को सफल होना ही चाहिए, पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि नॉलेज वाला व्यक्ति और वो सफल नहीं है, इसका मतलब है उसकी नॉलेज में कमी है। और यहां हम बात नॉलेज की कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की नहीं कर रहे। इन्फॉर्मेशन, ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर है ये इंफॉर्मेशन देते हैं, कहीं से कोई चीज पढ़ी सुनी दे दी। इनमें से कितने मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं जो उसको जीते हैं और जीती हुई लाइफ दिखाते हैं। ये जो कोर्स बना के बेच रहे, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब तो नॉलेज वाला व्यक्ति कामयाब होकर के ही रहेगा। अब ये जो नॉलेज बेच के या इंफॉर्मेशन को नॉलेज क्या करके बेच के मोटिवेशन के नाम पे या संतों के नाम पे या चारे बेचारे बन के जो कर रहे हैं, करोड़ों रुपया छाप रहे, तो क्या ये इनके पास नॉलेज नहीं है? नॉलेज है, इंटीग्रिटी की कमी है। इंटीग्रिटी की कमी, ये बात सही है। दिमाग तो हैकर के पास भी होता है और दिमाग आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास भी होता है। हाँ, वो उसके पास इंटीग्रिटी नहीं होती है, इसलिए वो हैकर बनता है। तो इनके पास इंटीग्रिटी नहीं है और ये बड़े चोर बनते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे तो बड़ी चोरी करते हैं। बड़ी चोरी करेंगे। छोटा मोटा चोर होगा तो वो टूटी चुराएगा, किसी का कोई गिलास उठा के भागेगा, यही करेगा। ये बड़े चोर है और ये व्हाइट कॉलर चोर है। हाँ। इनको आप उंगली उठाओगे, इन्हीं के जो लुट रहे हैं इनसे, वही आपको मारने आएंगे। जो इन लोगों से लुट रहे हैं, अगर आप जाके बोलोगे कि तुम लुट रहे हो, ये चोर है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तो जो लुट रहा है वही तुम पे हमला करेगा। हाँ। तो उसे देर में समझ में आएगी। और लूट इसीलिए रहा है क्योंकि समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो ये बड़ी कहानी है इसमें। तो मैं आज जब भी मैं देखता हूँ, मैं कहा मेरे को, और मैं इसी वजह से ना, जो पिछले जो कोविड के बाद के 1.5 साल गोवा वाले थे, मतलब जब तू कहती थी कि 100 रुपए है क्या सरसों का तेल लाना है, और 100 रुपए में आधा लीटर तेल लाती थी, उस समय भी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। मेरे वीडियो उठा के देख लो, तुम थे सही में। मैं श्योर शॉट था
कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मेरे पास नॉलेज हो और मैं फुकरों की तरह रहूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। केवल मैं राइट टाइमिंग की वेट कर रहा था, क्योंकि टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। तो याद करके जिस समय घर में 100 रुपए नहीं होते थे और एक आदमी ने बोला था कि आप, फेसबुक पे मैसेज आया था कि मेरा आपके जहां आप रहते हो उसके पास पे मेरा रेस्टोरेंट है, आप आओ वहां पे और आप फैमिली के साथ आओ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, और वो कुछ पैसे देके अपना प्रमोशन करवाना चाहता, मैंने इंटरेस्ट नहीं, मैं कहते को बोला नहीं। वो जो सबसे पहले सब्सक्राइबर आए थे हमारे घर, डेनियल मुलजेरो, तो डेनियल जी ने बोला मेरे को कि भी आप ये गोवा का जी, ये भी दिल्ली से आया बंदा, ये भी आपकी तरह ही है यूट्यूबर, और इसके तो व्यूज भी ज्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर उस समय उसके मेरे से कम थे, अब मेरे से कुछ ज्यादा है, तो पर उसके व्यूज आज भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो उस मेरे मुकाबले, तो उन्होंने कहा कि भी इससे मिलो और आपका वो क्या होता है, कोलैब होता है ना, कि भी विन विन थ्योरी, और इतने बुरे हालात थे कि मैं राजी हो गया। और तेरे को मैंने लास्ट डे क्या बोला, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, जिस आइडियोलॉजी के मैं खिलाफ हूँ, जिस तरह की जीवन शैली को मैं गलत मानता हूँ, जिस तरह के मटेरियलिस्टिक थॉट को मैं गलत मानता हूँ, वो आदमी वो जिंदगी जी रहा है, हाँ। उसके साथ मैं सिर्फ इसलिए प्लेटफॉर्म शेयर करूंगी कि मेरे को आज पैसों की जरूरत है, मेरे को व्यूज की जरूरत है, तो मैं आखिरी के दिन मना कर दिया था तेरे को कि मैं नहीं जाना चाहता। उनको फोन भी कर दिया था, फोन व्हाट्सएप पे बात तक हो गई थी मेरी उनसे, हाँ। पर मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने कहा नहीं यार, ये आपके पास एक ही चीज होती है, आपका फैसला। अगर आप अपने फैसले के साथ समझौता कर रहे हो तो आप जिंदा कैसे हो? फिर आप कैसे साबित करोगे आप जिंदा हो? ये सब लोग मरे हुए हैं क्योंकि मटेरियलिस्टिक है, ये दुनिया के हिसाब से, भौतिक चीजों के हिसाब से अपने फैसलों को कस्टमाइज करते हैं। जिंदा आदमी की पहचान ये है कि वो अपने फैसलों पे टिका रहता है, अपनी सोच के ऊपर अड़ा रहता है, तो वो मैंने उस समय मना कर दिया। फिर तुझे मालूम है जब ये कसिनो का चैनल चला तो कितने, कम से कम हमने 6 महीने तक तो किसी को हाँ ही नहीं भरी, क्योंकि लोग पूछते थे कि आप हमारे ये गेमिंग प्लेटफॉर्म का ऐड करने का कितना पैसा लोगे, हम बोलते थे 20,000, वो बोलता था नहीं आपके तो व्यूज बहुत कम है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, हम तो 5,000 देंगे। अब ये उस समय वो मुझे 5,000 दे रहे थे जिस समय घर में 100 रुपए नहीं थे, और मैं 5,000 मना कर रहा था। लास्ट एक आदमी ने 8,000 बोले, फिर एक ने 10 बोले, जिसने 10 बोले उसको 2 महीने बाद मैंने कांटेक्ट किया। 2 महीने बाद मैंने उसको बोला कि भी आपने एक बार प्रमोशन के लिए बोला था कि भी 10,000 रुपए आप मुझे दोगे, तो उसने बोला हाँ हम आपको 8,000 दे सकते हैं, आपके व्यूज कम है। 8,000 भी हमारे लिए बड़ी रकम थी, पर मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं, और शायद वो 10 भी हाँ करता तो मैं 10 पे भी मना कर देता। फिर ये आए, इसको बोलते हैं पारखी, ये कहते हैं ना हीरे की परख जो है वो जौहरी के पास होती है। अब तेरी तो कास्ट ही जौहरी है, इसलिए तूने हीरे को चुन लिया। 20 साल पहले चुन लिया, तूने 20 साल पहले ही इन्वेस्ट कर दिया हीरे में। तो सोच, इन्होंने मुझे 900 सब्सक्राइबर पर 900 सब्सक्राइबर चल रहे थे उस समय, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, सीविंस ने इन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ो और कमीशन बेस पे काम करो। मैंने कहा कोई कमीशन नहीं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड या इंटीग्रेटेड, मुझे उसका पैसे बता दो, मतलब मैं डेडिकेटेड वीडियो का चार्ज करूंगा। सारी कम्युनिकेशन तू ही कर रही थी। हाँ। तो उसने पूछा कितने पैसे, तूने मुझसे पूछा कि उसका जवाब आया है, हाँ। उनकी मेल आई है कि वो पूछा कितने पैसे लोगे, हाँ। मैंने तुझे बोला उनको मेल कर, बोल $500 डेडिकेटेड वीडियो का, $300 इंटीग्रेटेड वीडियो का। और मैं इतना ज्यादा बोलता हूँ और इतना पैशनेट होकर बोलता हूँ, इंटीग्रेटेड वीडियो तो मैं बना ही नहीं सकता, पैसे लेता इंटीग्रेटेड का बना देता डेडिकेटेड। तो तूने बोला कि देख लो, सोच लो, $500 ज्यादा तो नहीं, मैंने कहा नहीं $500 बोल, और $500 तूने उनको मेल भेजा। उनका रिप्लाई आता है अगले दिन ओके। और मैंने कहा उनसे पूछ ले, $500 बोला, रियल मनी चाहिए हमें। उसने कहा ओके। मैंने कहा फिर देखो, मैंने बोला उनको बोल एडवांस में चाहिए, एडवांस चाहिए हमें, 50% एडवांस और 50% वीडियो पब्लिश होने से पहले 50% तो मैं वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने कहा ओके। उस दिन कैसीनो गए थे, हाँ, जब उनका 50% एडवांस आया, और मैंने देखो बोला चेक कर सच में आया कि डमी चिप डाल दी हो। तूने कहा नहीं, विड्रॉल किया, बैंक में आ गए हैं पैसे। तो 900 सब्सक्राइबर पर उन्होंने मुझे $500 दिया था। अभी कल परसों मेरे 21,000 सब्सक्राइबर हुए मनी इज नथिंग पे। उसने
उस आदमी ने मुझसे 1 साल तक ये कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। और मेरे अंदर का अमिताभ बच्चन ना मेरे को किसी दिन चौड़े में मरवाएगा। मैंने कहा नहीं, राइट टाइम आने पर मैं बात करूंगा। मतलब एटीट्यूड ही नहीं जा रहा यार मेरे अंदर से। मतलब एक आदमी आपको पैसा दे रहा है, उसकी वजह से आपका घर चल रहा है, आपके दिन बदल रहे हैं, और वो आदमी कह रहा है कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कॉल या जूम मीटिंग या कुछ। मैंने कहा नहीं, राइट टाइम आने पर बताऊंगा। फिर 1 साल 1.5 साल बाद मैंने उसको बोला कि ठीक है, कर ले बात मुझसे। तो उसने कहा वीडियो कॉल। मैंने कहा नहीं, अभी ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल का जब टाइम आएगा तब बताऊंगा। फिर ऑडियो कॉल पे बात हुई, फिर लास्ट अब जूम मीटिंग वगैरह हुई है। तो उन्होंने भी तो बात मेंशन करी थी मीटिंग में देखने का, यार मैं इसलिए क्यूरियस था कि बंदे ने बोला कि अभी टाइम नहीं है। तो उसने कहा ना कि कह रहा मैं अपने कलीग से बात करता हूँ। मेरे कलीग हैरान हो गए कि ये कौन सा बंदा है कि जो आपको कह रहा है मैं बात नहीं करूंगा। वो कह रहा मैं अपने कलीग को बात करता था, वो हंसते थे, कहते यार ये कौन सा बंदा है कि मतलब आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हो, वो आपसे पैसे कमा रहा है और कह रहा है कि मैं बात नहीं करूंगा, राइट टाइम आने पर बात करूंगा। तो उन्होंने एक बार ये भी तो कमेंट किया, मैसेज किया था कि भाई मुझे हिंदी समझ नहीं आती, पर मैं आपका वीडियो देखता हूँ ना, तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उससे मेरा मन करता है कि एक बार मैं समझूं क्या बोल क्या रहे हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं तो आज उस कंपनी से दुगने पैसे देने को कंपनियां मुझे तैयार है। हाँ। और मैं उन सबको मना कर देते। सही बात है, क्योंकि उन्होंने मुझे उस समय हाथ रखा था, उस समय मुझे पहचाना था, जिस समय 2-2 कौड़ी के प्लेटफॉर्म कर रहे थे, 8,000 देंगे, 5,000 देंगे। उस समय उस आदमी ने मुझे $500 मेरे मुंह मांगे दिए थे। मुझे बार्गेनिंग में नहीं किया, कोई बार्गेनिंग नहीं की, और उन्होंने कहा हम आपको $500 देंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं जब हाथ पकड़ता हूँ तो मैं हाथ कभी छोड़ता नहीं हूँ। टॉनी जेरी को लोगों ने बोला नहीं लेके जाओगे तुम गोवा, टॉनी को तो ले जा ही नहीं सकते, जेरी को तो चलो ले जाओ। मैंने कहा बॉस जब तक जान पर बात ना आ जाए मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे अपने बच्चों, दुनिया और अपने कुत्तों में चुनना पड़ेगा। मैं अपने कुत्तों को अपने जानवरों को चुनूंगा। मुझे मेरे बच्चे और अपने जानवरों में चुनना पड़ेगा तो मैं अपने बच्चों को चुनूंगा। मुझे अपने बच्चे और मेरी बीवी में चुनना पड़ेगा तो मैं अपनी बीवी को चुनूंगा। और मुझे अपनी बीवी और मुझ में चुनना पड़ेगा तो मैं अपने आप को चुनूंगा। हाँ। क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, कोई होगा जो बैठ के अपने जो पैसे लेके वीडियो बनाया उस पे इस तरह का डिस्कशन करेगी? हाँ, तो इसमें झूठ क्या है, क्या छुपाए? दुनिया पैसा कमा रही है, हम भी कमा रहे हैं, हम कह के कमा रहे हैं। मैं तो जब उनका प्रमोशनल वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बोल देता हूँ कि भाई मैंने पैसे लिए, ये इनका नाम बताने के। जो वो तो तब भी हैरान हुए थे, कह रहे यार आप इसका मतलब कि आपके व्यूअर्स को मालूम है कि आप उनसे पैसा लेके वीडियो बना रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैंने बता रखा है। कह रहे इससे फिर आपके सब्सक्राइबर्स में फर्क पड़ेगा। मैंने कहा फर्क पड़ेगा पॉजिटिव। अगर रोटी खाते होंगे, सबर होगा, गोबर नहीं खाते होंगे तो फर्क पड़ेगा ना पॉजिटिव। यार एक आदमी कह करके पैसे कमा रहा है। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि भाई ये भी जुए का अड्डा। ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छा है, आप यहाँ जाके जीत जाओगे। जीतना हारना अलग चीज है। और मैंने उनको बोला, मैंने उनसे मेरी एक बार मीटिंग हुई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर कभी आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज मेरे सामने आई तो मैं इस बात की भी नहीं लिहाज करने वाला कि भी मैं वो बात भी करूंगा। वो भी एक का मैसेज नहीं आया, साल भर पहले उन्होंने पैसे डिपॉजिट किया था। हाँ, तो उन्होंने देखो हमारी इतनी इज्जत भी करते हैं कि हमने 1 साल पहले वाले बंदे के पैसे अपडेट करवाए बिना प्रोमो कोड यूज किए। एक के 16 लाख रुपए थे, अकाउंट ब्लॉक हो गया था, उसको उन्होंने डिटेल भेजा तो वो भी उन्होंने उसको भी रिलीज किया। नहीं वो तो मेरे से हर 4-5-6 दिन बाद या हफ्ते 10 दिन बाद वो कहते हैं यार मैसेज आता है उनका, ये हम आप बहुत ठीक ठाक हो, बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं करी। अभी भी थोड़े दिन पहले मैसेज आया था कि यार आपको देखे हुए बहुत टाइम हो गया, एक जूम मीटिंग अरेंज करेगा। मैंने कर लेना बात करके। देखे हुए बहुत टाइम। मैंने कहा शुक्र करो तुम्हें हिंदी नहीं आती है, नहीं तो तुम ही भाग रहे होते। नहीं ये तो मैंने क्या बोला कि उन्होंने उस समय मेरे को पहचाना। ये चीज मैं अब आज मुझे कोई 20 लाख 50 लाख रुपए की ऑफर लेकर के आ जाते हैं तो मैं पैसों के नाम पे ये भूल जाऊंगी वो मुझे कम दे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपसे डबल पेमेंट मुझे लोग देने को तैयार है। और उन्होंने भी ये बोला कि हम जानते हैं, हमें पता है। उसने बोला हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोशन पर, उनकी कम्युनिटी और आपकी कम्युनिटी अलग है। वो यंग लोग हैं, गाली गलौज कर दी, लोगों को बहका दिया, कोर्स बेच दिया, साथ में जुआ खिलवा लिया। कह रहा आपका एक अलग ही डिफरेंट वे है। मैंने कहा मैंने अब उनको तक बता रखा है कि मैंने 250 से ज्यादा लोगों का जुआ छुड़वा दिया।
कितने हर हफ्ते में 2-4-10 मैसेज आते हैं कि आपकी वजह से हमने जुआ छोड़ दिया। मैं तो ये भी मान के चलता हूँ उसमें से 10-20% वापस आ जाते हैं। आ जाते हैं, पर कुछ तो छोड़ ही अभी दें। कल भी लाइव में किसी ने पूछा ना कि भी मैंने जुआ छोड़ दिया था पर मैंने फिर से वो 8,000 डाले और मेरे 0 हो गए। मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैंने खेला क्यों। मैंने कहा ये तो पॉजिटिव हो गया कि आपके 8,000 चले गए। अगर जीत जाते तो आपके प्लस में होते तो आपके पास रेफरेंस होता। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने कहा अभी साइकेट्रिस्ट पे मत जाओ, अभी 15 दिन अपने आप को दो। हमारे अंदर एक साइकेट्रिस्ट है ना, हमें सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। हमें मनोवैज्ञानिकों की या मोटिवेशन स्पीकर्स की जरूरत नहीं है। ये किसी संत महात्मा आचार्य बेचारे की जरूरत नहीं। सब बेवकूफ बना रहे हैं। उस दिन तो अमजद भैया को भी समझा रहे थे ना, जब उन्होंने कहा कि सिगरेट के बारे में बात मत कर। हाँ, उसने अमजद ने बोला कि भी मैंने ना सिगरेट नहीं पी है 4-5 दिन से। मैंने सिगरेट, मैंने कहा मैं सोच रहा था कि मैं कुछ अब ऐसा करूं कि भी तेरी सिगरेट मेरे को बहुत ज्यादा चुभती है कि तेरे को सिगरेट छोड़नी चाहिए। तो उसने बोला हाँ मैंने ना कई दिन से सिगरेट नहीं पी। तो मैंने उसके बाद उसको फोन किया, मैंने कहा और सिगरेट तो नहीं पी दोबारा? कह रहा यार उसकी ना बात मत कर, मैं उसकी ना बात नहीं करना चाहता क्योंकि फिर वो दिमाग में मैंने कहा ये नहीं, बात करनी पड़ेगी। आपको भागना नहीं है सिगरेट से, सिगरेट को लात मारनी है। एक होता है भागना, तो यार बंद कर दो सब कुछ, मेरे सामने सिगरेट मत पियो, मेरे सामने ये मत करो, मेरे सामने वो मत करो। ऐसे कितने लोगों को आप मना कर लोगे, रोक लोगे? अरे दिमाग में तो विजुअलाइजेशन आएगा ना। मैंने कहा इससे भागना नहीं है। लोगों को बोलो सिगरेट नहीं, फेंक धुआं मेरे मुंह पे और देख मैं आज सिगरेट नहीं पीऊंगा। वो लेवल पार कर दिया। अब हम कसीनो में जाकर के जुआ नहीं खेलते हैं, बहुत कम खेलते हैं, जब मन करता तब आ जाते हैं, या कसीनो पास में होते हुए हम नहीं जाते। इस बार तो सच में किसीनो में एक अलग माहौल था, लगे नहीं रहा था कि हम जुआ खेल रहे। अब ये तुझे लगा ना कि मैं पहले की तरह नहीं था। यही मैं कह रहा था कि यही बहुत सारे बदलाव हुए हैं मेरे अंदर इस 2 महीने के अंदर यूएई में, दुबई में। जो मैंने बोला ना कि मैं अकेले रहा और बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हुए, वो उसका मुझे लोग बोल रहे अच्छा क्या हुए। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे एक्शंस में दिखेगा। अब तूने खुद देखा कि कसीनो के अंदर मेरा क्या हाल था। उस दिन उल्टा मुझको ऐसा लगा कि यार हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो हम चलो चांसेस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं कि यहाँ पे शायद माहौल वो नहीं बन रहा। नहीं, मैं चांसेस जाता, मैं कहीं भी जाता, मेरे अब वो मेरी दिलचस्पी नहीं रही उसमें। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि वो 20,000 रुपए माइनस हो जाए। मैं कहा यार 20,000 रुपए के लिए मैं क्या पीछे पड़ू, मेरी औकात इससे कहीं ज्यादा है। जब मैं औकात वर्ड यूज करता हूँ तो मैं अपने लिए फाइनेंशियल बात नहीं करता। हाँ, समझ की बात होती है, अपनी इज्जत की बात होती है। नहीं तो कसीनो में जाता था, बहुत एक्साइटेड होता था, कसीनो में जाना है, नंबर प्रिडिक्ट करने हैं, कौन सा नंबर आ रहा है, प्लस होकर के आना है, ये करना है, वो करना है। अभी देख ले, मेरे को आए हुए 1 महीना होने वाला है। अभी 19 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। मैंने एक भी वीडियो बैठ करके नहीं बनाया। अब ये क्या यूट्यूब से भी थोड़ा सा, अभी तेरे से बात कर रहा हूँ तो वीडियो बन रहा है, या लाइव में क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ तो वीडियो बन रहा है, या कोई व्लॉगिंग का बन गया जी, स्विमिंग करने जा रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए। मतलब वो जो होता है ना कि यार कुछ थॉट आया बैठ के, वो वाले का मन ही नहीं करता। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। लोग ये ना फॉर्मूले हैं, ये अपर क्लास, जो अपर क्लास के लोग होते हैं, क्लास मींस थॉट लेवल पे, उनके पास ये फॉर्मूले हैं, इसलिए वो संपन्न है। वो ये फॉर्मूले बताते नहीं आगे। और कुछ लोग दावा करते हैं आचार्य बन के या मोटिवेशन स्पीकर बन के कि हमें ये फॉर्मूले पता, हम आपको बताते हैं, आप हमसे कोर्स खरीदो या हमें ज्वाइन करो। पता उनको भी नहीं है। अगर उनको भी पता होता तो वो सड़कों पे मदारी की तरह बैठ करके ये बेच नहीं रहे होते। एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक सड़क पे बैठ के मदारी जो बंदर नचाता है, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो सड़क पे बैठ के डमरू बजा के बंदर का नाच दिखा के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, भीड़ इकट्ठा कर रहा है, और एक मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पर बंदर की तरह खुद उछल कूद करके ऐसे ऐसे ये वो करके और बड़ी बड़ी बातें जोश से करके वो वहां पर वो बंदर को तमाश नचा रहा है, यहाँ पर वो बंदर की तरह खुद नाच रहा है। दोनों को खुद को वो फॉर्मूले नहीं पता। जिसको वो फॉर्मूले पता है वो तो चुप है, वो तो चुप है और वो ऊपर है। अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं चुप्पी की तरफ क्यों जा रहा हूं। हालांकि ये चीज गलत है। मैंने ऋतिक रोशन का एक इंटरव्यू देखा था बहुत साल पहले। उसमें ऋतिक रोशन ने इंटरव्यू में बोला था कि भी ऊपर के जो लोग हैं उनके पास कुछ नियम है, कुछ फिलॉसफी है, कुछ साइकोलॉजी है, कुछ रूल है, या कुछ फॉर्मूले हैं, या कुछ टेक्निक है, जिससे वो ऊपर बने हुए हैं और उनके बच्चे भी आगे ऊपर बनते हैं। वो अपने बच्चों को ये बात बताते हैं, वो अपने बच्चों को बताते हैं। तो ऋतिक रोशन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये बात सबको बताई जाए ताकि लोग और संपन्न हो सके। मुझे लगा बड़ा अच्छी बात है, पर ये सबको नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सबको बताते इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, धूर्त लोगों तक भी ये बातें पहुंच जाएंगी,
हाँ। ठीक है, और बेवकूफ के लिए तो आप उसको तो कुछ भी फॉर्मूला दे दो, वो बेवकूफ आदमी बेवकूफ ही इसलिए कि उसके सामने फॉर्मूला रखा है, वो फिर भी नहीं वो कर रहा। तो ये जो लोग हैं ना, इनके पास है फॉर्मूले, ये जितने भी टॉप क्लास लोग होते हैं किसी भी फील्ड के, और मिडिल क्लास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो यंग लोग है ना, ये जो एज गोल्डन एज जिसको बोलते हैं, इस समय ये लोग कंफ्यूज हुए पड़े। इस समय हिंदुस्तान के सारे यंगस्टर्स को कंफ्यूज बनाया जा रहा है। कंफ्यूज है, सही बात है। हमारे नेता कंफ्यूज बना रहे हैं। बात सारे देश की तरक्की की कर रहे हैं, पर सबके तरीके अपने अपने हैं। नेता कंफ्यूज कर रहे हैं। अचानक हिंदुस्तान में कभी हिंदुस्तान की किसी से कोई लड़ाई नहीं चल रही है, हिंदुस्तान पे किसी ने हमला नहीं किया है, हिंदुस्तान को किसी से कोई थ्रेट नहीं है। जो हिंदुस्तान के दो दुश्मन है, दो पड़ोसी हैं, एक बहुत आगे है, वो हमसे लड़के अपना नुकसान नहीं करेगा, उसके लिए उस डिमोशन की बात है। चाइना हमसे क्यों लड़ेगा? हमारी वैल्यू नहीं है चाइना के सामने। चाइना हर चीज में हमसे आगे है, इकोनॉमी में, जीडीपी में और फौज में। हम नहीं लड़ सकते उससे, हम लड़ेंगे हमें मालूम है हमारा असर क्या होगा। देशभक्ति के चक्कर में बोल दो कुछ भी, मुंह फाड़ के कुछ भी। और दूसरा, हमसे इतना नीचे है कि वो भी ये बात हमारे बारे में बोलता है जो हम चाइना के बारे में बोलते हैं, और हम भी जानते हैं कि इससे लड़के हम, इसका कुछ जाएगा नहीं, हमारा कुछ जाएगा नहीं, इसका कुछ रहेगा नहीं। तो उससे लड़ने के चक्कर में हमारी उसकी औकात बढ़ जाएगी, है ना। तो हिंदुस्तान का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है, पर फिर भी हिंदुस्तान के यंगस्टर्स को लग रहा है कि देश खतरे में है और देशभक्ति की जरूरत है, राष्ट्रवाद की जरूरत है। अरे हमारे नेताओं से अच्छा तो फिर तो हिटलर था। हिटलर के अंदर राष्ट्रवाद तब जागा था जब उसके देश पर हमले हो रहे थे। देश की लड़ाई चल रही थी, वो तो खुद आर्मी में था, उसके अंदर तो राष्ट्रवाद उस माहौल की वजह से जागा। यहां तो किसी ने कोई हमला नहीं किया। आखिरी बम कब फटा हिंदुस्तान में, बता दो। आखिरी बार लड़ाई कब हुई हिंदुस्तान की किसी देश से, बता दो। और जो छोटी मोटी हुई उसके पीछे इंटेंशन क्या थी, क्या था, वो सबको मालूम है। तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी हम सब देशभक्त बन के बैठ गए। अरे युद्ध के टाइम पे आप देशभक्त बनो ना, अभी तो आप देश की इकोनॉमी में योगदान दो। सही बात है। अभी किसी ने हमारे यहाँ पे धर्म पे हमला नहीं किया, किसी ने हमारे देश पे हमला नहीं किया, पर हम धर्म खतरे में है, धर्म की रक्षा करो। और जहाँ फोकस होना चाहिए वहां नहीं है, उल्टा। ये इसमें तो नहीं बजा ना, नहीं, वो वहाँ शादी है। यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस समय हमारे को अपने इकोनॉमिकल तो कई पार्ट है ना देशभक्ति। आप जब लड़ाई की, अब एक बिजनेसमैन है, क्या मुकेश अंबानी का देश में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? कॉर्पोरेट बिजनेसमैन ही तो दुनिया चलाते हैं। सही बात है। तो एक ना कंफ्यूज कर दिया हमारे जो युवा बोलते हैं ना, यंगस्टर्स को, जो गोल्डन एज है। मोटिवेशनल स्पीकर ने, आचार्य बोल रहे हैं क्या है, सब मिथ्या है, आ जाओ इधर। अब वो कह रहा है यार देश खतरे में, देश की रक्षा करूं, धर्म खतरे में, धर्म की रक्षा करूं, देश को इकोनॉमिकल आगे लेके जाऊं, फौज में जाकर के देशभक्ति दिखाऊं। आचार्य कह रहा है सब कुछ मिथ्या है। मोटिवेशनल स्पीकर ताकत भर, एनर्जी भर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आचार्य लेके जा रहे हैं कि भी मोक्ष, स्वर्ग, नर्क, ये सब में। अरे ऐसे ऐसे लोगों के वीडियो मेरे को लोगों ने भेजे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, आचार्यों में, संतों में। मतलब एक आदमी अगर उल्टी कर देना, और उनका जो विचार है, जो उन्होंने बोला है, वो उल्टी ज्यादा अच्छी लगेगी उनके विचार के। कुछ नहीं पता भेजे में, पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं और अगले जन्म की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि वर्तमान को कस्टमाइज करो अगले जन्म को सुधारने के लिए, ये कह रहे हैं। और अंधों की भीड़ दीवानी हुई पड़ी है। अब वो कंफ्यूज नहीं होगा कि यार कहां जाऊं मैं, मतलब मैं क्या करूं। मैं अगर सिर्फ जाकर के नौकरी कमाता हूँ, नौकरी करके पैसा कमा के अपना घर चलाता हूँ, तो उसको गिल्ट होगा कि मैं अध्यात्म के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसको गिल्ट होगा क्योंकि गिल्ट करवा दिया ना आपने। अब मैं यहाँ बैठा हूं तो क्या मैं गद्दार हूं? मेरी देशभक्ति मेरी है। मैं 250 से ज्यादा लोगों ने जुआ छोड़ दिया, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूट है सोसाइटी को। हमने लोगों को एक ऐसी जगह दी कि आओ बैठो, थोड़ी देर किताब पढ़ो, नहीं तो उस माहौल को फील करो, अपने आप को जानो। ये हमारा सोसाइटी को योगदान है। देशभक्ति का मतलब ये थोड़ी कि मैं नारे लगाने लग जाऊं बात बात पे भारत माता की जय। अब ये क्या है, देशभक्ति के नाम पे आपने मूवी शुरू होने से पहले जनगण मन राष्ट्रगान शुरू कर दिया।
कितनी बड़ी तौहीन है राष्ट्रगान की। उस समय कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ अरे क्या मूवी कोई आदमी शराब पी करके नहीं जाएगा देखने? आपने रूल बनाया क्या? आपने रूल बनाया क्या शराब पी करके, अल्कोहल सेवन करके आप मूवी नहीं देख सकते? नहीं बनाया। तो मतलब कोई आदमी 2 पैक लगा कर भी मूवी देखने जा सकता है। एक आदमी जिसने 2 पैक लगाए हुए हैं, नशे में है, शराबी है, उसको आप कह रहे हो खड़े होकर के राष्ट्रगान करके अपनी देशभक्ति दिखा, तो ये तो राष्ट्रगान का अपमान है। राष्ट्रगान जो है वो एक हम स्कूलों में सुबह क्यों करते थे? एक तो बच्चों को देश के बारे में और देशभक्ति की भावना रहे उसके अंदर, ठीक है, रहे कि सुबह की शुरुआत ही हमने देशभक्ति के साथ करी। फिर उसके बाद सुबह बच्चा नहा धो करके स्कूल जाता है, फ्रेश जाता है, साफ सुथरे ढंग से हम एक पूरी सकारात्मकता के साथ उसको करते हैं। आपने उसको बोल दिया मूवी में। अब रात को 9 से 12 का शो है, आदमी दारू पी करके जा रहा है, आदमी नहाया नहीं है पूरे दिन, आदमी जो दारू पी रहा है, मांस मच्छी खा के बैठा हुआ है वहां पे, एंजॉय करने गया, एंजॉय करने गया कैजुअल कपड़े पहन के, कैजुअल कपड़े पहन के फ्री हो गए, उसको आप कह रहे हो खड़े होकर के अटेंशन के साथ देशभक्ति को जाग। तो ये वो जागेगा नहीं जागेगा वो तो गई बात अलग। मेन बात है कि आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हो। राष्ट्रगान ऐसे सड़कों पे गाया जाने वाला गीत नहीं होना चाहिए। कहाँ फौजी उसको गाते हैं, कहाँ यूनिफॉर्म में लोग यूनिफॉर्म में उसको गाते हैं। उसका एक जगह होती है, एक माहौल होती है। ऐसा थोड़ी कि कोई आदमी पिक्चर देखने गया है, कल को आप टॉयलेट में बजाने लग जाओ। उसका एक रूल होता है कि आप उस टाइम पर बिल्कुल हिलोगे नहीं, एकदम स्ट्रेट। वही ना कि कोई आदमी शराब पी रहा है, कोई आदमी पॉपकॉर्न खा रहा है, मुंह में पॉपकॉर्न है, जनगण मन शुरू हो जाओ जी गाने। तो ये अब देशभक्ति है। और जो नहीं खड़ा होगा तो फिर वो, अरे पब्लिक मारती है। कितने केस हुए जिसमें पब्लिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, शायद दीपक मिश्रा जब सीजीआई थे उन्होंने ये इसको पारित किया था। बाद में उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया कि अब ये मैंडेटरी नहीं है, सिनेमा हॉल की अपनी मर्जी है, वो बजाना चाहे तो बजा ले, नहीं बजाना चाहे तो ना बजाए। ये भी एक अपमान है अपने अपने आप में। वो क्यों पीछे लिया आपने? क्योंकि क्या हो रहा था वहां पर, मैंडेटरी हो गया था, लोग मारकुटाई करते थे। कोई खड़ा, एक तो अपाइज को पीट डाला, वो अपाइज होने की वजह से खड़ा नहीं हुआ, उसको पब्लिक ने पीट डाला। कितने ऐसे केस हुए थे। फाइनली उन्होंने बोला मैं मैंडेट, अब गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का किसी पिक्चर हॉल के उसमें दम नहीं है तो सब बजा रहे हैं। पर आप ये सोचो कि आप कर क्या रहे हो। ऐसा थोड़ी देशभक्ति कहीं पे भी, आप कहीं पे बाथरूम में कहीं पे भी शुरू कर दोगे देशभक्ति। सही बात है। तो अब ये यंग कंफ्यूज नहीं होंगे क्या कि भाई देश खतरे में नहीं, अचानक तुमने देशभक्ति की लहर चला दी। जरूरत से ज्यादा राष्ट्रवाद आपको ले डूबेगा। जरूरत से ज्यादा राष्ट्रवाद का उदाहरण सबसे बड़ा तो हिटलर है। हिटलर से बड़ा देशभक्त कोई हो सकता है? हिटलर देश का भला ही हिटलर से बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। पर इतना जरूरत से ज्यादा देशभक्त होना, उसने क्या किया? पूरी दुनिया तबाह कर डाली और अपने आप को भी तबाह कर डाला। अपने देश को करना ही पड़ा उसको, खुद मर गया आत्महत्या करके। और अपने देश को फिर मित्र देशों ने उसके देश पर हमला कर दिया, एंड में जीत गए। पूरी दुनिया में 60 लाख तो यहूदी मार डाले उसने। तो अति कोई भी चीज हो, जरूरत से ज्यादा आदर्श मानवता की कब्र बनते। हीगल ने बोला था ये बात। देशभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति दिखाने की जगह पे। रोजमर्रा के जीवन में एक आदमी अपना पैसा कमा के अपना घर चला रहा है, अपने परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर ला रहा है, ये भी देशभक्ति है। सही बात है। वो देश में कम से कम, आप यहाँ पर देशभक्ति और डेवलपमेंट की बात कर रहे हो और खुद ही ये दावा कर रहे हो कि 81 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं फ्री में खाना बांट और ये डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं? छुपा क्यों नहीं रहे इस बात को? क्योंकि इसी के बिहाफ पे तो आपको लोन मिल रहा है वर्ल्ड बैंक से। जिस दिन हमने अपने आप को विकसित देश घोषित कर दिया तो जो कृषि एग्रीकल्चर के नाम पे हमें जो फंडिंग आ रही है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो उनका क्राइटेरिया है। ये गरीब देशों को इतनी फंडिंग देनी है, विकसित देशों को, विकासशील को इतना देना है। यहाँ पब्लिक को बेवकूफ बनाए जा रहे हो आप। और ये सारे नेता, हर पार्टी का ये हाल है। हर पार्टी कहती है देश का डेवलपमेंट होना चाहिए और हर पार्टी का अपना अपना हिसाब है करने का। राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, कंफ्यूज करके रख दिया है। ये आचार्य आ जाते हैं कि जीवन क्या है, ये ऐसे हर मुद्दे पर बात कर देंगे। वो एक इतना बढ़िया वीडियो मेरे को किसी ने भेजा, जैनियों का वो चल रहा था, उसमें उनसे पूछा कि भी मैं काम के सिलसिले में दुनिया के हर देश में जाता हूँ, पर मैंने जो पाया है कि जो देश मांस मच्छी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग बौद्धिक डेवलप, हमसे बौद्धिक विकास में भी आगे हैं, मतलब हमसे अक्लमंद है, और इकोनॉमिकल भी हमसे बहुत आगे हैं। तो वो भाई साहब ने क्या जवाब दिया कि जी उनके पास माहौल है, हमारे पास माहौल नहीं है, और कभी हम विश्वगुरु होते थे। पहले तो उनसे ये पूछो कि आपके पास ये कहां से आया कंटेंट कि हम विश्वगुरु होते थे।
आपने ये बात तो बोल दी, हर कोई बोलता है हम कभी सोने की चिड़िया थे, हम कभी संपन्न थे। अरे सच बात ये है कि अंग्रेजों के आने से पहले तो 550 से ज्यादा रियासतें थी, हम सब अलग अलग बटे थे। टीपू सुल्तान अपने राज्य के लिए लड़ा था, हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ी थी, हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ी थी। हर आदमी अपने राज्य अपनी सल्तनत को लेकर के अलग अलग बटा था, अलग अलग झंडे थे, कईयों की करेंसी भी अलग थी, हर एक कोई एक दूसरे से टैक्स लेता था, और हर एक अंग्रेज को वो कहता था कि तेरा राज्य जय भाड़ में, मेरे राज्य में अंग्रेज नहीं आने चाहिए। हर एक को अपने राज्य से मांगते। ये तो सरदार पटेल ने सबको जोड़ के हिंदुस्तान बनाया ना, उससे पहले तो 550 से ज्यादा रियासतें थी। तो तुम किस समय विश्वगुरु बन गए थे? हम क्या बोले कि महाराष्ट्र विश्वगुरु था, या मैसूर विश्वगुरु था, या झांसी विश्वगुरु थी? हिंदुस्तान तो था ही नहीं ना कभी, हिंदुस्तान तो था ही नहीं है। तो अभी भारतवर्ष भी जो हम बोलते हैं, जो अफगानिस्तान तक फैला था, इधर बांग्लादेश म्यांमार तक फैला था, तो ये सब अलग अलग राज्य थे, इनके सबके अलग अलग राजा थे। ये तो सबको पता अब हम है। कहेंगे एशिया विश्वगुरु है, एशिया में तो दुबई भी आता है, एशिया में तो चाइना भी आता है, एशिया में पाकिस्तान भी आता है। तो ऐसे ही भारतवर्ष था, एक बहुत बड़ा समूह था, उसके अंदर हर राज्य बटाओ 550 से ज्यादा रियासतें थी। और ये भाई सब कह रहे हैं, और ये तो अंग्रेजों के जस्ट रूल के टाइम पे, जाने के टाइम पे जब इन सबको जोड़ा गया, उससे उससे 200 साल पहले तक तो ईस्ट इंडिया एक्चुअली में अगर देखोगे तो ईस्ट इंडिया ने तो सबको कनेक्ट किया। हाँ, नहीं तो सब तो अपना अलग अलग लड़ मर रहे थे। तो एक बार बताओ, अगर आपस में नहीं लड़ रहे होते तो अशोक ने किससे कलिंग का युद्ध किया था? क्या अशोक यूरोप गया था लड़ने? आपस में तो लड़ रहे थे। तो ये कब हम विश्वगुरु बन गए? हम कब थे विश्वगुरु? ऐसे वो हम विश्वगुरु थे, हमारा देश सोने की चिड़िया था, और अरे ऐसे ऐसे कहानियां बोली थी, ट्रेन भर भर के अंग्रेज सोना ले गए। अरे भाई कौन सी ट्रेन इंग्लैंड जाती है, पहले तो ये बता दो मुझे। ऐसी कहानियां हमारी नानियां कहती थी कि भाई और बहुत सोना था जी, बहुत सोना था। आप हिस्ट्री को जानते नहीं हो, आप कुछ भी जवाब दे रहे हो क्योंकि आपको जवाब देना, क्योंकि आपको 500 लोग सुन रहे हैं कि जी उनके पास माहौल है, हमारे पास माहौल नहीं है, और वो संपन्न है मांस खाते हुए और हम संपन्न नहीं है, हम कम संपन्न है मांस नहीं खाते हुए। तो इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो भाई फिर फायदा क्या हुआ? फिर तुम क्या इस बात का भाषण दे रहे हो? ये उनका जवाब था, और बाद में लोगों ने तालियां बजाई। जब 550 रियासतें अलग अलग बटी थी, उनके झंडे अलग थे, वो आपस में भी लड़ रहे थे, उन्होंने आपस में से कुछ अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, कुछ ने मुखबिरी करी। आप कैसे कह रहे हो कि ये सब मिल करके विश्व के कभी राजा रहे होंगे? कौन से जमाने की? अब आप बोलोगे हम तो 10,000 साल पुरानी बात कर रहे थे, तो उसको तो आप साबित नहीं कर सकते ना। सही बात है। आजादी से पहले 2 साल कितने लोग मेरे से सवाल करते हैं, ये कहा कि ये ऐसा कहते हैं। मैं कहूँ कौन कहता है? कौन कहता है ये तो बता। कहते हैं, कौन कहते हैं? ऐसा लिखा है, कहाँ लिखा है? जैसे कल वो लाइव में बोल रहे थे कि सैटरडे को बाल नहीं काटते, तो हाँ, तो माँ बाप से पूछो किसने कहा? किसने कहा? जी हमारे बड़ों ने कहा। तो मैंने कहा ये कहाँ पे लिखा है कि बड़े बेवकूफ नहीं हो सकते या बड़ों ने बेवकूफी नहीं करी होगी? आप बेवकूफ बन जाओ, कुछ सालों बाद आप भी बड़े हो गए, आपके भी पोते कहेंगे हमारे बड़ों ने कहा था। यही हुआ होगा 1947 में, जब देश को इनको संभल नहीं रहा होगा, तो उन्होंने कहा होगा जो अंग्रेज गए हमारा बहुत सारा सोना ले गए, इसलिए देश खाली हो गया। यार अंग्रेजों ने जब यहाँ, अंग्रेजों की प्लानिंग नहीं थी कि हमें किसी भी जगह पे राज करके लूट के भाग जाना है। इसके लिए अगर ऐसी प्लानिंग होती 200 साल लगाते, 200 साल लगाते, सही बात। इन्वेस्टमेंट करते इतनी। उनको तो ये था कि भी जैसे हमने आधी से ज्यादा दुनिया पर राज किया हुआ, ये हमारा ही देश है। वो तो जब विद्रोह की आग जली, हिटलर ने उधर से पंगा लिया। हमारी आजादी में बहुत बड़ा रोल हिटलर का है। हिटलर ने अगर उधर प्रेशर नहीं बनाया होता तो उनको अपनी सेना यहाँ से नहीं निकालनी पड़ती। फिर इधर से हमारे यहाँ भी विद्रोह चल रहा था। तो बात ये कि अगर उन्होंने, कोई आदमी किसी देश को लूटने आएगा 200 साल रहेगा उस देश में। हमने तो आजादी के कितने 12 साल बाद गोवा को आजाद करवाया। पूरी आजादी, पूरा देश जब आजाद हुआ था तो संपूर्ण आजाद कहाँ हुआ था? गोवा और पौंडीचेरी तो बाद में आजाद हुए। गोवा तो 12 या 14 साल बाद आजाद हुआ है पुर्तगाल से। मतलब वो कि हम विश्व गुरु थे, उनके पास माहौल है, हमारे पास माहौल नहीं है। अरे कुछ भी है, आपकी बात 100% सही, पर सच ये है कि वो हमसे आगे हैं। सारी खोजें उन्होंने क्यों करी? उन्होंने क्यों करी? प्लेन उनके यहाँ खोजा गया, हम आ जाते अपनी पुरानी पोथी लेकर के, देखो इसमें तो उनसे 2000 साल पहले फॉर्मूला लिखा था, उन्होंने ये पढ़ के वहां बनाया।
तो तुमने पढ़ के यहाँ क्यों नहीं बनाया, बनाया? सही तुम्हारी कौन सा उन्होंने आंखें फोड़ दी थी? जिस समय वो ये बना रहे थे उस समय तुम यहाँ पर एक औरत को डायन बोल करके उसको मार रहे थे, या तुम वहां पर बलियां दे रहे थे, या तुम वहां पर सांप बिच्छुओं का खेल दिखा रहे थे। जिस समय वहां राइट ब्रदर्स प्रेम खोज रहे थे, यहाँ तो यही लड़ाइयां चलती रही कि सती विपत। आज भी हमारे यहाँ जादू मुझसे लोग कर्ण पिशाचनी के बारे में पूछ रहे हैं, ये आदमी ऐसी सोच का कौन सा प्लेन बना लेगी बता दो? जहां पर लोग आज भी जादू टोना, भविष्य, भविष्यवाणी, ज्योतिष, काला जादू, इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, वो देश कहां से क्रिएट? एक टीवी का रिमोट तक हिंदुस्तान में खोजा नहीं गया। एटीएम मशीन का सबसे पहला आइडिया इंडिया के अंदर आया था। उस आदमी को बोला गया कि इंडिया के अंदर कोई मशीन में पैसा रख के कैसे छोड़ सकते हो, तो लोग चुरा लेंगे। वो आइडिया फिर बाहर के देश में गया, उन्होंने उसको डेवलप किया और फाइनली अब हम एटीएम मशीन बाहर से लाते हैं। मेट्रो ट्रेन आपको जापान दे रहा है, कुछ भी आपका अपना क्या है? और वही जापान जो हमसे लोहा लेकर के जाता है। हमारा उसके साथ 40 साल का एग्रीमेंट था। हाँ। उसने हमारे 40 साल का हमारा करार था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लोहा तो है जमीन में, पर टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास निकालने को। 40 साल का एग्रीमेंट किया कि तुम हमें टेक्नोलॉजी दोगे, हम तुम्हें बदले में यहां से लोहा ले जाने देंगे। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी, तो अब आपके पास कलर टीवी आए, रिमोट आई, ये सब चीजें आई, डिश टीवी आया। जुगाड़ पे चल रहा है। मैं बात ये कर रहा हूँ, इसको सबसे पहली चीज है इसको एडमिट करना। हमारे वेदों में ये लिखा है, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है। अरे शास्त्रों में 2000 जाके किताबें, बता कौन सी किताब में क्या लिखा है? हमने हवाई जहाज तो हमारे रामायण में पहले ही था, पर तुम हवाई जहाज आज भी वेस्टर्न कंट्री वाला ही मॉडल यूज कर रहे हो ना, ये सच है ना? आज भी तुम्हें लड़ने के लिए तोपें और राफेल फ्रांस से खरीदा ना तुमने? राफेल क्यों खरीदा? राफेल बना लो तुम अपना राफेल। एक पता होना, उस बात पे इम्प्लीमेंट करके उसको रियल रूप देना। अरे कुछ नहीं पता था, वो भविष्यवाणियां हो रही हैं, चमत्कार हो रहे हैं। हाँ। आप राफेल पे डंके बजा रहे हो। हाँ। राफेल आया था कैसे न्यूज वालों ने और कैसे लोगों ने जश्न मनाया राफेल। आज मैं पूछूं राफेल ने कहां पे बम गिरा दिया? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। कभी जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसलिए लाकर सेम वही कि कभी तो मैं बीमार पड़ूंगा, ले लो इंश्योरेंस। राफेल आया, अरे आपने राफेल खुद क्यों नहीं बनाया? आज छोटी छोटी चीजें आप बना रहे हो, तेजस आपने बनाया, एक दो चीजें बनाई, उसी में आप इतने गदगद हो रहे हो। वो हमारे कौन सी वो ट्रेन चली थी जिसमें से लोगों ने हेडफोन और शीशे उतार के लेके थे? अरे तुझे मालूम है, हम आज भी बड़े बड़े जो शिप है ना, हाँ। अब तो फिर भी हम छोटे मोटे बनाने लग गए हैं। बड़े बड़े जो शिप हैं, वो इंग्लैंड का एक रूल है, इंग्लैंड की एक पॉलिसी है कि 100 साल बाद या 80 साल बाद वो रिटायर कर देते हैं। जहाज की लाइफ होती है 300 साल मान लो, तो उनका एक रूल है कि हम 80 या 100 साल तक नहीं इसके बाद हम, हाँ, तो वो फिर हम लोग उसकी को खरीदते हैं और फिर उसके ऊपर पेंट करके अपने देश का कोई नाम लगाते हैं और उसको लेके आते हैं। ऐसे चलता है हमारा ये सिस्टम। ये हमारा मेड इन इंडिया, मेड इन नहीं है, ठीक है? और जिस स्पीड से हम मेड इन इंडिया कर रहे हैं, उस स्पीड से अभी हमें 300 साल लगेंगे, तब तक वो बहुत आगे हो चुके होंगे। वो बहुत आगे हो जाएंगे। वो क्या हमें सारी टेक्नोलॉजी थोड़ी दे रहे हैं? आज भी यूरेनियम के लिए तुम अमेरिका पे निर्भर हो ना। यूरेनियम किस लिए यूज होता है? यूरेनियम तो एक परमाणु पावर है, उसको मेनली तो अभी जो पॉजिटिव में यूज करते हैं तो वो बिजली बनाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा। कि उसके अंदर बहुत एटम छुपे होते हैं, मतलब उससे इतनी पावर निकलती है कि उससे बिजली बनती, तो पॉल्यूशन भी कम होता है, रेडिएशन का खतरा रहता है बस, और उससे आप बम भी बना के देश भी उड़ा सकते हो। क्या बोला था मैंने इस सब, क्या नाम? यूरेनियम। देखो ये इंटेंशनली हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि वो बेवकूफ बने। आचार्य अलग बरगला रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर अलग और पॉलिटिकल पार्टियां अलग, तो वो बच्चा एक कंफ्यूज करेक्टर बन के रह गया जिससे वो बेवकूफ बन रहा है, और इंटेंशनली बेवकूफ बनाया जा रहा है। और देखिए इसमें आने वाले दिनों में कभी अगर कभी साबित हुआ कोई वो उस टाइप का बंदा निकला ना जिसने विकीलीक्स जैसा, तो वो बताएगा कि सामने लाएगा कि बड़े देशों की साजिश है कि छोटे देश छोटे ही रहे, विकासशील देश विकासशील ही रहे, तो उनकी पब्लिक बेवकूफ रहनी चाहिए, और जो बेवकूफ नहीं रहती उनको वो पिक कर लेते हैं, फिर वो लोग नासा में नौकरी करते हैं, अमेरिका में नौकरी करते हैं। कोरोना को लेके भी तो ऐसे कई न्यूज आई थी कि वो जानबूझ के ऐसा कुछ किया जा रहा है कि वो धरती से फालतू के लोग, वो तो चल अलग बात है। मैं मतलब राफेल का क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? तो बड़ी देशभक्ति दिखा रहे थे, कश्मीर फाइल के टाइम पे देशभक्ति जगी थी,
केरला स्टोरी के टाइम पे देशभक्ति जी कोर्ट ने बोल दिया कि फेक इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें और पब्लिक यहाँ पर्सनली लड़ रही है। अब एक एनिमल मूवी पे डिबेट चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ मेरी वैल्यू कितनी डाउन कर रखी है इन लोगों ने कि ये मुझसे पूछ रहे हैं कि एनिमल के बारे में अपने विचार रखो। कुछ नहीं है, इसीलिए अकलमंद लोगों की को घुटन होती है बेवकूफ लोगों में और वो निकल जाते हैं माहौल छोड़ के। बेवकूफ लोग तो खा जाएंगे ना उनको। देखो ये आए, इन्होंने अब ये सारा प्लास्टिक फेंक देंगे पानी में। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब ये कूड़ा पानी में फेंकते हैं, पर हम कर क्या सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो हम करते हैं। पेड़ों में कुछ फूल फल क्यों नहीं आ रहे? हाँ इस बार फूल भी नहीं आए। ये मौसम्बी का पेड़ है, मौसम भी नहीं आ रही। उन्होंने लाके कुछ फेंका तो मिली गेट से ऊपर से गई, वो उधर से गई। मिली आती भी गेट के ऊपर से चढ़ के, वो बीच में से निकल जाती है। चलो यार बस करो, 1 घंटा 8 मिनट है। चाय खत्म हो गई कि बची है? चाय खत्म हो गई, पर चाय का पता भी नहीं चला कि चाय पी है। खूब प्यार दिया इस बार दिसंबर में रिवर बैंक में। टॉनी इस कुर्सी से ना जरा बच के रहियो, पैर आ जाएगा नीचे। ये कुर्सी से बच के रहना है, पैर आ जाएगा नीचे। अभी वो बैठी थी, उसकी पूंछ आ सकती थी, मैंने इसलिए रोक दी थी। लोटा पोटी कर रही थी यहाँ पे। जा रही है ये जब भी बाहर जाते हैं एक बार इन्हें लाइब्रेरी में राउंड मार के ही आना है दोनों को। चलो।